लखनऊ की एक 10 साल की लड़की ऐश्वर्या ने बीते कुछ समय पहले एक आरटीआई डाली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसकी ओर से पूछे गए सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक को भी नहीं पता था। जवाब के लिए ऐश्वर्या परासर की आरटीआई याचिका को बड़ी शांति से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी NAI को भेज दिया गया। NAI जैसी संस्था जो भारत सरकार के गैर मौजूदा रिकॉर्ड को भी अपने भंडार में रखने का दावा करती है। आश्चर्य की बात यह है कि उसके रिकॉर्ड के भंडार भी मांगी गई जानकारी नहीं दे सके। थक हार कर NAI ने ऐश्वर्या से अनुरोध किया कि वो स्वयं आकर सार्वजनिक रिकॉर्ड और पुस्तकालय सामग्री में अपना जवाब खोज ले। आखिर ऐसा क्या पूछ लिया होगा उस 10 साल की बच्ची ने? दरअसल ऐश्वर्या ने पूछा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था। ऐसा ही सवाल एक बार फिर से हमारे सामने खड़ा हो गया है। दरअसल बीते 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस और इन्हें राष्ट्रपुत्र घोषित करने वाली जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया, नेताजी की महानता बताने के लिए कोर्ट को कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद से लोग फिर से ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किसी महान व्यक्ति को राष्ट्रपिता या राष्ट्रपुत्र की उपाधि कौन देता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। शुरुआत भारत के ग्रैंड नॉर्म यानी संविधान से करते हैं। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 18(1) ये कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा किसी भी दूसरी तरह की उपाधियां नहीं देगी। इसके अलावा अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधियां स्वीकार करने से भी रोकता है। ऐसा प्रावधान देश में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। इसी प्रावधान का सहारा लेकर साल 2004 में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक की उपाधि देने से जुड़ा एक पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को औपचारिक तौर पर भारतीय संविधान के जनक की उपाधि प्रदान करना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 18(1) ऐसा करने से रोकता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि भले ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन सरकार ने उन्हें कभी भी औपचारिक तौर पर ऐसी कोई उपाधि नहीं दी है। लगे हाथ आपको बता दें कि नेताजी ने ही साल 1944 में सिंगापुर से एक रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद साल 1948 में गांधी जी की हत्या होने पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम एक रेडियो संबोधन में घोषणा की थी कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। इसी तरह से राष्ट्रपिता शब्द कई महान विभूतियों के संबोधन में सामने आया था, लेकिन कभी भी सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी। ताजा मामले की ओर लौटें तो सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन नहीं जानता। इस देश में सभी लोग उन्हें और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। बोस जैसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी भूमिका की सराहना के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बोस की भूमिका को स्वीकार करने की घोषणा के लिए न्यायिक आदेश देना सही नहीं होगा, न ही इसके लिए किसी भी तरह की नोटिस जारी करने की जरूरत है। इसके साथ ही पीठ ने यह भी क्लियर कर दिया कि बोस के लापता होने या मौत से जुड़े मुद्दे कोर्ट में बार बार नहीं उठाए जाने चाहिए। ये मुद्दे साल 1997 में ही निपटा दिए गए हैं। चलते चलते हम आपको बता दें कि नेताजी ने साल 1943 में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की कमान संभाली थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे जोशीले नारों के लिए जाने जाने वाले नेताजी ने ही साल 1939 में कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखने के साथ ही स्वराज नाम का एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। साल 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी किया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल। हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, नेताजी ने सिविल सर्विस से इस्तीफा कब दिया था? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।